नमस्कार, मैं तुषार वर्मा आपका मेरी चैनल में स्वागत करता हूँ। मुंशी प्रेमचंद हिंदी जगत के एक बहुमूल्य सितारे थे। उनकी सारी कहानियाँ मुझे बेहद पसंद हैं। आज मैं आपको उनके द्वारा लिखी एक कहानी गुल्ली डंडा सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजी दास्तां दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की ज़रूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मज़े से किसी के पेड़ की एक टहनी काट लो, गुल्ली बना लो और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम एक सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ी शुमार ही नहीं हो सकता। यह गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। हमारे स्कूलों में हर एक लड़कों से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सर को क्यों यह व्यसन मरते हो। ठीक है, गुल्ली से आंख फूटने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे दोस्त ऐसे हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। खैर, यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में सबसे अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों से गुल्ली और मीठी हो जाती है। वो प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वो खिलाड़ियों के जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का कोई भेद ना था, जिसमें अमीरान चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेंगे जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठ वैग में से रोटियां पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो ज़रा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता, वही झलहाट। गुल्ली कैसी हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम अब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपनी गोइयां बना देते थे। एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। वो पदा रहता था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है। लेकिन गया अपने दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। मैं भी घर की ओर भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने की बैर क्यों भागे जाते हो। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाना खाने जाऊंगा, न पानी पीने। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं भी नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूं मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है। दाव क्या है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वो लौटा दो। वो तो पेट में चला गया, तो निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद। अमरूद तुमने दिया, तब मैंने खाया, तुमसे मांगा ना गया था।
जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा ले जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वो अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वो मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली नहीं 2-4 चांटे जमा दिए। मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जाति के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझसे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे। यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मी जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़ी होते हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में तो कोई मास्टर लड़के को पीटे तो उसे जेल हो जाती है। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाहों में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे, तुम भाग्यवान हो भाई, जाओ, हमें तो उस उजड़ ग्राम में जीना भी है और वहीं मरना भी है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करते हुए आया। उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथित की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कोई परिचित न था। जहां खंडर था वहां पक्के मकान खड़े हो गए थे। जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी ना सकता। बचपन की संचित और स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने की अधीर हो रही थी। मगर वो दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रहूं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अभी भी तुम्हारी वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह से मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में, रौब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो गया। हाँ है तो, जरा उसे बुलाकर ला सकते हो? लड़का दौड़ा हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उससे गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, क्यों गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झूमकर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहुंचाऊंगा क्यों नहीं, आप मजे में रहें। बहुत मजे में, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा, यह सब कहाँ है, कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे।
अब कभी गुल्ला डंडा खेलते हो? गया ने मेरी और प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार। अब तो पेट के धंधे से मिट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वो ठहरा टके को मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलें। वहाँ कौन देखने आएगा, मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई का खूब रस लेंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक समझ रहा था। फिर भी उसने मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद हम दोनों में जो अंतर हो गया था वो सोचने में मग्न था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आई थी गया? सच कहना। गया झोंकते हुए बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था बस। मैंने उस उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वो डंडा जो तुमने तना कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वो लड़कपन था सरकार, मुझे याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी कि आज तक उसने मन मीठा हो रहा रखा है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 30 मील निकल आए थे। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल के पुष्प तोड़े ले जाते थे और उसमें झुमके बनाकर कानों में डाल लिया करते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली जा रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आप जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाहिने कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उसे मिल गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उसे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्रीय अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर अब छोटी पड़ती और वो जरा दूर पर गिर पड़ती। मैं तो झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाता। गया ये सारी तरकीबें देख रहा था, पर कुछ ना बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथों से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथों से छूटकर उसका काम या डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वो गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कहीं कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ गई। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। न लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचाता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था।
गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे में लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे उस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सच को झूठ बनाने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ष जी क्या मान गया तो वो वाह वाह नहीं तो दो चार हाथ पदाना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट में लग गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, मुझे खुद इस पर आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाते वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा, कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितने देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मुकाबला साफ कर लेना अच्छा रहेगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपने दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पदा, 1 मिनट में ही अपने दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दाव और खेल लो, तुम पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया। क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे ना? जब आपको फुर्सत हो तब खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान में बातें करती। कल सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे तो चोट खाकर गुल्ली को 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में से एक युवक ने धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली रोक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन पर लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल से मुझे वही लड़कपन की आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे ज़रा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल ना रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी और उसके बीच में दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसका दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार ज़रूर बताएं। अगली कहानी लेकर मैं आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।